Hello friends, welcome back. Today we are going to start new chapter that is the cell division. Most important chapter है. यहाँ से जो है conceptual question यहाँ से आते हैं और कभी कभी इसमें बहुत ही simple question भी आ जाते हैं. तो देखते हैं इसमें हमने क्या करना है. तो सबसे पहले एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया बताना चाह रहा हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने कंप्लेन सुनी है कि हमारी तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली माइटोटिक क्या है, म्योटिक क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है. तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पहले थोड़ा आपको बेसिक आइडिया बता दूं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, तो जरा देखते हैं. देखिए क्या होता है. ये सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोटिक डिवीजन की बात करेंगे. ये है माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके और क्या क्या नाम है. ठीक है, और क्या क्या नाम जो है यहाँ पर आ सकते हैं और एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट क्या है, मतलब माइटोटिक में होता क्या है, हमें ये देखना है फिलहाल. तो ये होता है माइटोटिक डिवीजन, या कभी कभी इसको कहते हैं माइटोसिस भी कह देते हैं. इससे कोई जो है डिफरेंस नहीं आ पाएगा. बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, सर माइटोटिक क्या है, माइटोसिस क्या है. कुछ नहीं है, ये एक ही चीज है. क्योंकि ये जो माइटोटिक डिवीजन है ये हमारी बॉडी सेल के अंदर होता है. ठीक है, ये कहाँ होता है बेटा, ये हमारी बॉडी सेल के अंदर होता है और बॉडी सेल को हम कहते हैं सोमैटिक सेल. तो इसको हम कहते हैं सोमैटिक डिवीजन कहते हैं. हमारी बॉडी में दे आर प्रेजेंट टू टाइप ऑफ सेल. नंबर वन हमारी बॉडी की सेल है जिसे हम सोमैटिक सेल कहते हैं, और एक जर्म सेल्स होती हैं जो गैमेट्स बनाती हैं. तो आपको याद करना पड़ेगा ये डिवीजन always takes place in body cell, so it is also known as the somatic division भी इसको कह सकते हैं. सबसे बड़ी बात, इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. इस बात का मतलब ये है कि जब ये माइटोटिक डिवीजन होगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे. ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे जितने के पेरेंट्स सेल में थे. मैं आपको बताता हूं क्या है. देखिए ये एक सेल है, इसमें 2x कंडीशन 16 है. ठीक है, इसमें जो 2x कंडीशन है वो 16 है. अब इसने क्या किया, इसने माइटोटिक डिवीजन किया. तो सबसे पहले तो आपने याद करना, जब भी एक बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो उससे दो सेल बनेंगी. ठीक है, एक से दो बनेंगी. ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे जितने यहाँ पर थे. तो इसमें कितने थे, 2x इक्वल टू 16. तो यहाँ भी कितने होंगे, 2x इक्वल टू 16, 2x इक्वल टू 16. तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि सेम रहते हैं, सो इट इज आल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन, हम इसको कह सकते हैं. और उसके बाद दो सेल बनी तो ये भी माइटोटिक करेंगी. ये सेल दो बनाएगी, ये सेल दो बनाएगी, तो ये चार हो गई. ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही चलते चले जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे एक सेल अगर स्टार्ट करें माइटोटिक डिवीजन, तो फर्स्ट माइटोटिक के बाद ये 2 सेल बना देगी, सेकंड के बाद ये 4 बना देगी, थर्ड के बाद ये 8 बना लेगी, और फोर्थ के बाद ये 16 सेल बना लेगी, एंड सो ऑन. और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा. तो काम की बात क्या भाई, माइटोटिक डिवीजन में एक सेल से दो नई सेल बनती हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. चलो अब इसमें करते हैं म्योटिक डिवीजन की बात. देखिए ये है म्योटिक डिवीजन, इसका दूसरा नाम म्योसिस होता है. तो यहां भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, म्योसिस होता है. हाँ, लेकिन इसका एक नाम होता है रिडक्शन डिवीजन कहते हैं इसको. क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन. जरा अब आप इस बात को समझेंगे क्योंकि यही कंसेप्ट बच्चों के समझ में नहीं आता. देखिए ये एक सेल है, इसमें 2x इक्वल टू 16 दिया हुआ है. तो आपको पता होना चाहिए म्योटिक डिवीजन जो है दो बार में कंप्लीट होता है. एक को कहते हैं म्योटिक फर्स्ट और एक को कहते हैं म्योटिक सेकंड. तो ये जो म्योटिक फर्स्ट है ना, जब ये होगा तो इससे एक सेल से दो सेल बनेगी और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे. तो अगर यहाँ 2x है तो यहाँ कितना जाएगा x, यहाँ 2x है तो यहाँ कितना जाएगा x, और 2x इक्वल टू 16 है तो x इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया. x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया. तो म्योटिक फर्स्ट में ही जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है
पहले पूछता है बताइए कौन से डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, आप होंगे म्योटिक। फिर पूछता है कि नहीं ये बताइए म्योटिक फर्स्ट में होते हैं म्योटिक सेकंड में होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे कि भाई वो म्योटिक फर्स्ट में जो है हाफ हो जाते हैं। फिर आपसे पूछता है कि म्योटिक फर्स्ट में भी कहाँ होते हैं, तो आप फिर उसका आंसर देना एनाफेज फर्स्ट। कहां पर हाफ होते हैं वो, एनाफेज फर्स्ट में जो है वो हाफ हो जाते हैं। चलिए तो लेकिन ये अभी आगे चलेगा, अब ये बेटा यहां समझो, बस यहां बच्चों को कंफ्यूज रहता है थोड़ा सा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने कहा भाई अब ये करेगा म्योटिक सेकंड करेगा, ठीक है, तो म्योटिक सेकंड करेगा तो इससे 2 बनेंगी और इससे 2 बनेंगी, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने 8 8 8। अब देखो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, मैं आपकी जो है मेंटलिटी वाली बात करता हूँ कि आपके दिमाग में यहाँ क्या क्वेश्चन आता है कि सर जब आपने यहाँ 16 को हाफ कर दिया तो यहां भी तो हाफ करना चाहिए आपको, यहां भी तो आप यहाँ 4 कर दें, यहाँ 4 कर दें, 4 कर दें, 4 कर दें, नहीं। अब आप जरा कंसेप्ट समझिए, म्योटिक सेकंड सिर्फ कहने को म्योटिक सेकंड है, एक्चुअली सेम टू सेम क्या है बेटा, ये सेम टू सेम माइटोटिक डिवीजन ही है, ये बिल्कुल सेम टू सेम माइटोटिक डिवीजन है, सिर्फ इसका नाम जो है म्योटिक सेकंड है। और आपको पता है जो माइटोटिक होता है उसमें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये म्योटिक सेकंड है ये सिर्फ नाम को म्योटिक सेकंड है, एक्चुअली इसका सारा का सारा प्रोसेस जो है वो माइटोटिक की तरह होता है। और आपको पता है माइटोटिक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो इससे क्या बने, इससे यहाँ 2 बने, इससे ये 2 सेल बनी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे। यानी कि आपकी सही में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ गई, बस यही कंसेप्ट आपने याद करना है। जब भी म्योटिक डिवीजन होता है तो 4 सेल बनती है, ठीक है, जब भी म्योटिक डिवीजन होता है 4 सेल आर प्रोड्यूस, बट काम की बात क्या है, इन 4 सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है रिड्यूस टू हाफ, इसमें 4 सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पेरेंट सेल के आधे हो जाते हैं। एक क्वेश्चन अलग से आपको याद करा रहे हैं, जिस सेल के अंदर म्योटिक डिवीजन होता है आप जानते हो उसे क्या कहते हैं, जिस सेल के अंदर म्योटिक डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं म्योसाइट। क्या कहते हैं उसको कहते हैं म्योसाइट कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको शायद फंगस पढ़ाया था, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ स्पोर ना म्योटिक डिवीजन के बाद बनते हैं, तो उन स्पोर को हम कहते हैं म्योस्पोर कहते हैं। और इन्हीं म्योस्पोर के बेस पे बेटा फंगस की क्लास डिसाइड होते हैं। अगर ये एस्कोस्पोर हैं तो क्लास हो गई एस्कोमाइसिटीज हो गई, अगर ये म्योस्पोर थे बेसिडियोस्पोर तो फिर क्लास हो गई थी वहां पर क्या, बेसिडियोमाइसिटीज हो गई थी। खैर ये वहां की बात थी, लेकिन चलो हमने यहाँ आपको बता दिया, तो अब मैं समझता हूँ आपके समय में आ ही गया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, How many mitotic division are required for a single cell to make 128 cell? अच्छा, ये कह रहा है कि भाई एक सिंगल सेल है, चलो कोई बात नहीं, अब उसने माइटोटिक डिवीजन करना है, एक के बाद एक बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन करने हैं, तो ये कितने माइटोटिक डिवीजन करे कि ये 128 सेल बनाते हैं, ठीक है। तो उसका आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 2 की पावर n, बस ये याद करना आपने, नंबर ऑफ सेल 2 की पावर n, n यहां पर बेटा क्या है माइटोटिक डिवीजन, यहां पर क्या है n माइटोटिक डिवीजन है, जो हमें जो है फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ सेल आपको दिया है 128, तो नंबर ऑफ सेल के नीचे 128 लिख लेंगे, और ये फॉर्मूले में हमारे पास है 2 की पावर n। अब हम क्या काम करेंगे, 128 को 2 की पावर में लेके आएंगे, तो अगर आप 128 को 2 की पावर में लेके आए तो ये आएगी 2 की पावर 7। ऐसे जब आप करते हैं ना, जैसे बचपन में करते होंगे आप ऐसे करके, ठीक है, तो ये 2 की पावर आ गई 7, और ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो n इजिकल टू यहाँ पर क्या आ गया, n इजिकल टू यहाँ पर 7 आ गया। मतलब ये 7 डिवीजन करे तब जाके ये क्या है, तब जाकर ये 128 सेल जो है बना पाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, what is the correct sequence of cell cycle in a typical cell? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो सीक्वेंस पूछेगा, या तो म्योटिक का सीक्वेंस पूछेगा या वो प्रोफेज फर्स्ट का सीक्वेंस पूछेगा, तो यहाँ सीक्वेंस पे ही ज्यादा ध्यान देना हमने। तो देखते हैं सीक्वेंस क्या है। अच्छा आपको पता है ना, जब सेल साइकिल होता है तो
तो उसमें एनिमल्स ह्यूमन की सेल में 24 आवर्स लगते हैं और जो ईस्ट की सेल है उसमें 90 मिनट लगते हैं डबल होने में। तो आपको पता है उसमें कौन कौन सी फेज आती है? उसमें पहली फेज आती है इंटरफेज। फिर आपको पता है इंटरफेज जो है 3 फेज में डिवाइड होती है, G1, S और G2। उसके बाद कौन सी फेज आती है? उसके बाद आती है एम फेज। एम फेज को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और लास्ट फेज आती है सी का मतलब है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, उसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से जो है पूछा गया है। तो मैंने आपको दोनों तरीके यहाँ बता दिए, तो देखते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर ही कर दिया, ऑप्शन में लिख के देखिए। तो पहला क्या आएगा? ये G1 S G2 M C। तो बेटा एक ऑप्शन आपको इस तरीके से आ सकता है, ठीक है, कि भाई ऐसे बनाया, ठीक है, G1 S G2 M और C। एक क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शन दे सकते हैं। फिर ये पूछ सकता है अच्छा M, कभी कभी ये सीक्वेंस भी आ जाता है कि अच्छा M को और डिफाइन कर दो। तो G1 S G2, अब हम M को डिफाइन कर रहे हैं। आपको पता ना M कैरियोकाइनेसिस 4 फेज में होता है, कौन कौन सी हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस सी फेज। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन सिंपल आता है, इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, इसका सीक्वेंस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज का सीक्वेंस बना के दिखा दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि ये G1S और G2 को क्या मान लेगा? आई, इसे क्या कहेंगे? आई फेज। आप जानते हैं ना आई फेज क्या होती है? इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछा गया है, तो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ज्यादातर फेज में वो पूछते हैं क्या इंसिडेंट हो रहा है, कौन सी फेज में क्या इवेंट आ रही है, क्या चेंज हो रहे हैं, ये भी आपने बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। थोड़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले आएगी प्रोफेज। प्रोफेज में आपने 2 ही चीज याद करनी कि उसमें सबसे पहले क्या होगा, जो क्रोमेटिन है ना, जो क्रोमेटिन वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर सबसे पहले क्या बनाएगा? सबसे पहले बनाएगा वो क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, न्यूक्लियस भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, ठीक है। और प्रोफेज तक खत्म होते होते बेटा क्या होगा? वहां पर एक क्या बन जाएगा? वहां पर एक जो है स्पिंडल सा बन जाएगा, ठीक है। और जो सेंट्रियोल हैं वो एक दूसरे से जो है दूर चले जाएंगे और सेंट्रियोल ही क्या बन जाएंगे? स्पिंडल के पोल्स बन जाएंगे, ठीक है। और प्रोफेज में क्रोमोसोम, चलो धीरे धीरे ही सही, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएंगे, उसके क्रोमेटिड वगैरह दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर लेकिन प्रोफेज तक जो है क्रोमोसोम का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोई क्रोमोसोम कहीं होगा, कोई क्रोमोसोम कहीं होगा। मेटाफेज पे जानते क्या होना है? मेटाफेज में आपने एक ही बात याद करनी, मेटाफेज में क्या होने वाला है? ये सारे के सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर पे जाएंगे। स्पिंडल का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो मेटाफेज में आपने एक ही चीज याद करनी, मेटाफेज में क्या होगा? वो क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे? इक्वेटर पर जो है आ जाएंगे। और मेटाफेज ही वो सबसे अच्छी फेज है। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम सबसे अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या होगा? एनाफेज में क्या है जानते हैं? एनाफेज में जो था ना, वो जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। अगर हम माइटोटिक की बात करें तो एनाफेज में क्या होगा? ये अब क्रोमेटिड 20 से टूट जाएंगे। क्या होगा? ये क्रोमेटिड यहां से 20 से टूट जाएंगे और अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। इस बात को हम क्या कहते हैं? इस बात को हम कहते हैं डिसजंक्शन कहते हैं। और अगर एनाफेज में ये डिसजंक्शन ही ना हो तो बहुत सारी कंजेनाइटल प्रॉब्लम आ सकती हैं, जो हमने आपको जेनेटिक्स में बताई थी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आ सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं है फिलहाल, ठीक है। लास्ट में आएगा टेलोफेज आएगा। टेलोफेज में आप जानते हैं, टेलोफेज में आपने एक ही बात याद करनी, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, न्यूक्लियोलस जो है वापस आ जाएगा और जो वो क्रोमोसोम जो बन गए थे वो फिर से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे। इसे कहेंगे डीकंडेंसेशन। क्या कहेंगे इसको? डीकंडेंसेशन हम इसको कहने वाले हैं। तो रफली अगर आपके इतना याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जब देखते हैं कौन सा किससे मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहले देखते हैं कौन किससे मैच हो रहा है। ये है पहला, क्या दिया है इसने, पहला है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा सिंपल है, तो डिसइंटीग्रेशन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आता है प्रोफेज में। तो ये कहाँ मैच होने वाला है, ये सीधा का सीधा जो है ये ए कहाँ मैच हो गया, ए सेकंड के पास जाकर मैच हो गया। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वापस आ गई, ये मैंने आपको बता दिया। टेलोफेज, ये आएगा टेलोफेज में। तो टेलोफेज तो बी किससे मैच हो गया, बी यहां मैच हो गया। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, अभी तो मैंने बताया आपको डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहां होगा, एनाफेज में होगा। उसके बाद ही वो अलग अलग पोल पर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये होगा बेटा कहां होगा, ये यहां जाएगा, एनाफेज पर हो जाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको पता ही है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहां होता है, रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एस फेज पर होता है। और इसीलिए एस फेज का नाम ही क्या है, एस फेज का नाम होता है सिंथेटिक फेज। क्या नाम होता है एस फेज का, एस फेज का नाम होता है सिंथेटिक फेज। अच्छा अब एक बात ध्यान सुनना, जब एस फेज आएगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो बहुत ध्यान से सुनो आप मेरी बात। यहां पर क्या होने वाला है, ओनली सिर्फ डीएनए कंटेंट डबल होगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर ओनली डीएनए कंटेंट डबल हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। सिर्फ क्या हुआ है, डीएनए कंटेंट डबल होता है एस फेज में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इसी को लेकर है। देखिए आप सुनेंगे क्या है, देखो इफ ए सेल हैज 2n क्रोमोसोम नंबर, 2n क्रोमोसोम नंबर हैं और 2c जो है डीएनए अमाउंट है एट G1 फेज। चलो कोई बात नहीं, अब क्या हुआ, इसने क्या किया है, फाइंड आउट क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए अमाउंट एज एस फेज। तो मैंने अभी तो बताया आपको भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहने हैं, बस बात खत्म। ठीक है, सिर्फ डीएनए कंटेंट ही क्या होगा, वो डबल होगा। तो देख लो क्या होगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहे तो 2n और डीएनए कंटेंट डबल, तो 4c है कोई ऑप्शन, हाँ ये याद हो गया। तो ये इसका आंसर ये बी आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सीक्वेंस को लेकर है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस ही पूछेगा आपसे, ये 4-5 सीक्वेंस देगा, 4-5 आपको इंसिडेंट देगा, उसको कहेगा कि अच्छा इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाकर बता दीजिए। तो जरा देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है, क्या है ये, रीड द गिवन इवेंट्स ऑकरिंग इन ए सेल साइकिल एंड चूज ए राइट सीक्वेंस। अच्छा आपको ये 5 जो है घटनाएं दी, यहां मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, मैं इसको डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले देखते हैं क्या है, मोमेंट ऑफ सेंट्रोल टुवर्ड द अपोजिट पोल, ये एनाफेज हो गया। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रोफेज हो गया, आप जानते हैं प्रोफेज फर्स्ट पे है। एलिमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, ये मेटाफेज हो गई, तो हम जानते हैं। डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टू क्रोमेटिन, मतलब यहाँ क्रोमोसोम क्रोमेटिन बन रहे हैं, ये तो टेलोफेज में होता है। सेपरेशन ऑफ 2 क्रोमेटिन ऑफ ए क्रोमोसोम, तो ये भी जो है मेटाफेज में होता है, होता तो मेटाफेज में। लेकिन अब आपको इसका प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है, मतलब ऐसे लगाना है कि पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। ठीक है, तो बताओ, तो हम इसका आंसर लिखवाते हैं आपको। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले क्या लिखूं, सबसे पहले कौन सी घटना होने वाली है बताओ। अच्छा सीक्वेंस तो याद है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये हमें सीक्वेंस याद करना है। तो बताओ क्या होगा, तो सबसे पहले प्रोफेज ढूंढते हैं, कहीं प्रोफेज, प्रोफेज पे हाँ ये आ गई प्रोफेज। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो बेटा पहला ये 2 आ गए यहाँ, ये हम 2 लिख लेंगे, चलो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है, और देखो, और मोमेंटम सेंट्रियोल। अच्छा हाँ, सेंट्रियोल जो है ना, वो सेंट्रोसोम तो आप जानते हैं ना, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये होता तो प्रोफेज पे ही है, लेकिन ये इसके बाद होता है, तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, ये यहां पर आ गया। ठीक है, ये 2 आ गया। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद मेटाफेज को ढूंढते हैं। मेटाफेज में क्या होगा, मैंने बताया था, वो सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ ये है, तो ये आ गया। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, ये बेटा ये 3 पे यहाँ आ गया। ठीक है, और क्या होने वाला है बताइए, फिर वो एनाफेज आ जाएगा। एनाफेज पे क्या होता है, एनाफेज पे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, तो है यहाँ कोई एनाफेज, हाँ ये 5 आ गई, तो ये 5 आ गया बेटा। ठीक है, और लास्ट में क्या है, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टू क्रोमेटिन, ये 4 आ गया।
तो बेटा ये सीक्वेंस इसका बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो इसका सीक्वेंस होगा 2 1 3 5, ये सीक्वेंस होगा। इसी सीक्वेंस को आपको दूसरे ऑप्शन में चेंज करके देगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आप 1 मिनट रुके, हम थोड़ा इसको पहले रब करते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं मेयोटिक के ऊपर, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है which of the following represent the Kurtz order in प्रोफेज फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोफेज फर्स्ट, आप जानते हैं प्रोफेज फर्स्ट जो है वो छोटी छोटी 5 सब पेज में पूरा होता है। तो इसका सीक्वेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सीक्वेंस तो मैंने लिखा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ये आपने याद करना है। क्या सीक्वेंस है? एक ये पहला होता है लैक्टोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, आफ्टर दिस पेगाइटीन जिस पर क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर डिप्लोटीन, एंड लास्ट वन इज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस का दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेलाइजेशन भी कहते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेगाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, और इसको हम टर्मिनेलाइजेशन भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द करेक्ट मैच पेयर एंड चूज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ उसने इंसिडेंट दिए हैं, ये दिए हैं कि लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेगाइटीन, डिप्लोटीन, यहाँ पर क्या होता है। तो इसमें आपने बस बताना कि कौन सही जो है मैच हो रहा है, मतलब क्या ये इसके साथ सही है, ऐसे करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं लैक्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, पतले पतले धागे की फॉर्म में आ जाते हैं। जाइगोट में क्या होता है, होमोलोगस पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं, और जब वो पास पास आ जाते हैं फिर उसको हम कहते हैं बाइवेलेंट कहते हैं, इसको कभी कभी टेट्राड भी कहते हैं। उसके बाद आप जानते हैं पेगाइटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, पेगाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के, उसमें आपस में जो क्रोमोसोम के सेगमेंट हैं, मतलब जो जीन्स हैं, उनका जो है वो एक्सचेंज होता है। इसी बात को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इस क्रॉसिंग ओवर होने के लिए जाइगोटीन में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये क्या है, ये साइनेप्टिक निमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, जिससे क्रोमोसोम जो है पीछे हटते हैं। पीछे हट तो गए लेकिन एक पॉइंट पर वो अभी भी ज्वाइंट हुए दिखाई देते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं कायस्मेटा कहते हैं। एक्चुअली कायस्मेटा ही वो पॉइंट है जहां पर जो है पेगाइटीन में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और लास्ट तक आते आते ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम फिर क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले इन क्रोमोसोम में वेरिएशन आ चुकी है, तो इसीलिए एक मेल में जितने भी स्पर्म बनते हैं, एक फीमेल में जितने भी वो एग बनते हैं, उनका जेनेटिक कंपोजिशन बिल्कुल अलग होता है। तो यही घटना हमें यहाँ पर देखनी है। देखते हैं क्या है। लैक्टोटीन, द क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल, ये सही नहीं है। लैक्टोटीन में तो क्या होता है, क्रोमोसोम बनते हैं और थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाते हैं, मतलब विजिबल हो जाते हैं, तो ये तो सही नहीं हुआ। जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ ये ठीक है, तो ये बी वाला सही है। इसमें जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस जो पेयर होते हैं उनमें क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट होती है। और आप जानते ही हैं होमोलोगस पेयर में जो एक होता है वो फादर से आता है, और एक जो होता है वो कहां से आता है, वो मदर से आता है। पेगाइटीन, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस, नहीं बेटा ये भी सही मैच नहीं है, क्योंकि आपको पता है पेगाइटीन में तो एक ही बात आपने याद करनी, क्रॉसिंग ओवर। पेगाइटीन में क्या है, क्रॉसिंग ओवर है, वो ही आपने याद करना है। डिप्लोटीन में क्या है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अपीयर एज टेट्राड, नहीं ये भी नहीं है। डिप्लोटीन में तो क्या होगा, वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है अलग होता है और काजमेटा दिखाई देता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। डायकाइनेसिस में क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काजमेटा, ये हमने बताया था आपको, तो ये
तो बेटा इसके दो आंसर हमारे सी हो गए, एक बी है और एक इसका ई आंसर है। ऑप्शन में आपको ऐसा वो बना के देगा, मैंने थोड़ा आपको डायरेक्ट ही बता दिया टाइम बचाने के लिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, ऐसा ये करते हैं, मैच द कॉलम रिगार्डिंग इवेंट एंड नेम ऑफ द फेज ड्यूरिंग द मियोसिस। तो सेम क्वेश्चन ने आपके लिए रिपीट किया है, पेगाइटिन है, मेटाफेज है, मेटाफेज फर्स्ट है, डायकाइनेसिस है, जाइगोटिन है। तो ये आपको जो है यहाँ सही मैच करके दिखाना है, कौन सा किससे मैच हो रहा है। देखते क्या है, पेगाइटिन में है कोई क्रॉसिंग ओवर, पेगाइटिन में आपने एक ही याद करना क्रॉसिंग ओवर, हाँ ये है, तो ये आ गया क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, सिंपल। मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज कहीं भी है, आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको एक ही बात याद करनी, मेटाफेज पर क्या है, वो क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पर आ जाते हैं, और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम कांग्रेशन कहते हैं, और जो एक लाइन में वो क्रोमोसोम आ जाते हैं उसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं उसको। तो यहाँ पर पेयर कहीं दिखाई दे रहा, हाँ ये आ गया ये, ठीक है। तो ये मेटाफेज में आपने बस ये देखना, इक्वेटोरियल प्लेट आपको दिखाई देनी चाहिए, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। डायकाइनेसिस फिर से हम बता रहे हैं, डायकाइनेसिस तो ये क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा फिर से, ठीक है, ये फिर से वापस हो जाएगा, ठीक है। और जाइगोटिन फिर से वही आ गया, इसमें क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये यहाँ पर मैच हो गया है। एक कुछ अलग से क्वेश्चन करते हैं, एमाइटोसिस, एक खास टाइप का डिवीजन होता है एमाइटोसिस। उसमें क्या होता है, उसमें इसे कहते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें जब न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो उसमें ये प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज नहीं आती हैं, सीधे जो है वो न्यूक्लियस सीधे जो है उसमें डिवाइड कर देता है, और ये जाकर मिलता है, या फिर यहाँ पे चैप्टर 2 में पढ़ा था, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, या कार्टिलेज में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा हमें, इसका आंसर हो गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा, ये मिलता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसमें ऐसा होता है, देखिए ये सेल है, इसका न्यूक्लियस, तो इसमें एक से दो डायर बन जाएंगे, ये दो न्यूक्लियस बन गए डायर, फिर ये क्या बन जाएंगे, फिर ये चार ऐसे बन जाएंगे। तो इस तरह जो है इसमें चलता चला जाएगा। तो एमाइटोसिस को आप याद कर लो, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मियोसिस इन्वॉल्व। आपको पता है मियोसिस 2 फेज में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। तो यानी कि इसमें क्या हुआ बेटा, जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो 2 बार हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार हुआ, साइटोप्लाज्म तो एक ही बार होगा, ठीक है, वो लास्ट में जाके होगा, ठीक है। और आपको पता है म्यूटिक फर्स्ट और म्यूटिक सेकंड में एक गैप आता है, उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं आपको, ठीक है। तो मियोसिस इन्वॉल्व 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 क्रोमोसोम डिवीजन, 2 न्यूक्लियर डिवीजन 1 क्रोमोसोम डिवीजन, 1 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन, 1 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 क्रोमोसोम डिवीजन। तो ये आपको याद होगा म्यूटिक में एक्चुअली क्या है, म्यूटिक फर्स्ट है, म्यूटिक सेकंड है, उसमें म्यूटिक फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट आएगी, मेटाफेज फर्स्ट आएगी, एनाफेज फर्स्ट आएगी, टेलोफेज फर्स्ट आएगी। म्यूटिक सेकंड में क्या होगा, फिर से क्या होगा, प्रोफेज सेकंड आएगी, मेटाफेज सेकंड आएगी, एनाफेज सेकंड आएगी, सब कुछ। यानी कि साफ साफ हमें चल गया पता कि यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार हुआ है, 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। लेकिन बेटा क्रोमोसोम को आपको पता है ना, क्रोमोसोम हमने बताया था आपको म्यूटिक फर्स्ट में वो क्या होते हैं, म्यूटिक फर्स्ट में वो हाफ हो जाते हैं, क्योंकि म्यूटिक सेकंड तो जो का तुम माइटोटिक है ना। तो फिर इसका आंसर जानते क्या है, इसका आंसर ये आ गया 2 न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है बेटा, 2 न्यूक्लियर डिवीजन और 1 क्रोमोसोम डिवीजन। इनके क्रोमोसोम का डिवीजन यहाँ एक ही बार होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी यहाँ एक ही बार होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हम इतना करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।